हेलो बच्चों, देखो बच्चों, हमने जो लार्ज डिस्टेंसेज है उनका मेजरमेंट हमने किया था पैरेलक्स मेथड से कि कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है वो हमारे अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर है उसका मेजरमेंट हमने किससे किया था, पैरेलक्स मेथड से। और पैरेलक्स मेथड के द्वारा हमने एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जैसे आपका सन है, स्टार है या मून है, उनकी साइज का एस्टिमेशन भी किया था। अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज कि जैसे आपके एटॉमिक साइज है, एटम की साइज है, मॉलिक्यूल की साइज है, इतनी जो छोटी सी डिस्टेंसेज हैं उनका मेजरमेंट कैसे करें। ठीक, तो देखिए इनके मेजरमेंट के दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम सीधा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करेंगे। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम लेंथ मेजर की जाएगी वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज लीस्ट काउंट। तो क्या है लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। अब देखिए आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिससे लेंथ मेजर करते हैं। क्या है? मीटर स्केल, जिसे हम फुटा बोलते हैं या स्केल कहते हैं। तो वो जो मीटर स्केल है बताओ उसके द्वारा मिनिमम कितनी डिस्टेंस मेजर करते हैं? आपको सब 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। तो जो आपका मीटर स्केल है उसका लिस्ट काउंट क्या हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। अब इससे छोटी डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसके लिए फ्रांसीसी साइंटिस्ट पियरे वर्नियर ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स, जो आपके प्रैक्टिकल में आएगा। उसको प्रैक्टिकल जब करवाएंगे तो उसके द्वारा मेजरमेंट भी करवाया जाएगा। तो जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है वो 1 सेंटीमीटर के 100वें पार्ट अर्थात 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.01 सेंटीमीटर। आप सोच रहे हो सर इससे छोटा मेजर करना हो तो उसके लिए आपका एक नया इंस्ट्रूमेंट है, वो है आपका स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका लिस्ट काउंट है। किसका? स्क्रू गेज का। सर इससे छोटा मेजर करना हो तो उसके लिए आपके पास माइक्रोस्कोप। अब आपके जो माइक्रोस्कोप है वो कई टाइप होते हैं, एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एक टनल माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा हम जो लाइट की वेवलेंथ है कितनी 10⁻⁻7 मीटर जो रेंज में है उतना तक मेजर कर सकते हैं। सर इससे छोटा मेजर कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल की साइज होती है 10⁻⁹ मीटर। तो मॉलिक्यूल की साइज को भी मेजर कर सकते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये आपके स्मॉल डिस्टेंसेज को मेजर करने के लिए डायरेक्ट जो मेथड है उनके इंस्ट्रूमेंट हैं। अब दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से हम क्या करेंगे मेजरमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम जो एक ओलिक अम्ल है, आपका क्या सब्सटेंस ओलिक अम्ल, उसके मॉलिक्यूल की साइज का एस्टिमेशन करते हैं। देखिए किस तरह करते हैं, अब आपको हम समझाएंगे। हेलो बच्चों, अभी हमने देखा था कि हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा जो वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज है उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा जो स्मॉल डिस्टेंसेज है, फॉर एग्जांपल साइज ऑफ मॉलिक्यूल, उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड। इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या लें, ओलिक एसिड लेते हैं और इसको हम एल्कोहल में, इसमें एल्कोहल में आपको मिलाकर उसका 20 घन सेंटीमीटर क्या बनाएंगे उसका सॉल्यूशन। किसमें? एल्कोहल में।
एल्कोहल में इसको मिलाकर इसका 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन बना लें। अब बताइए ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसमें आपका ऑलिक एसिड कितना है 1/20। अब इसकी ये जो सॉल्यूशन है इसमें से अगेन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन लें और उससे 20 क्यूबिक सेंटीमीटर फिर सॉल्यूशन बनाएं। तो जो हमारा ये सॉल्यूशन आया है इसमें आपके कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितना हो गया 1/20/20 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अर्थात यदि आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका इस सॉल्यूशन का लोगे तो इसमें से आपका 1/20/20 क्योंकि पहली बार 120 फिर उसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एल्कोहल में मिला के और 20 क्यूबिक सेंटीमीटर बनाया तो आपकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1/20/20 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कंसंट्रेशन आ गई। अर्थात सॉल्यूशन का 1/400वां हिस्सा है वो ओलिक एसिड है, बाकी क्या है एल्कोहल। अब हम क्या करते हैं ये जो ओलिक एसिड है ये आपके वाटर के ऊपर मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। अर्थात ऐसी लेयर बना आपके पास सपोज करो स्फीयर्स हैं और स्फीयर को जोड़ दें, स्फीयर की एक लेयर बना लें और आपका स्फीयर को क्या मान लें मॉलिक्यूल, तो उसे हम कहेंगे मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। तो आपके जो मॉलिक्यूल है उसको स्फेरिकल होते हैं तो जो स्फीयर है उनकी एक लेयर बन जाएगी। अब आप बताओ इस लेयर की जो थिकनेस होगी वो किसके बराबर होगी भी वो आपके जो आपका स्फीयर है उसके डायमीटर के बराबर। तो जो आपकी मोनो मॉलिक्यूलर लेयर है उसकी थिकनेस क्या होगी उसको मान ले टी। तो ये जो टी किसके बराबर होगा टी होगा आपका डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो टी किसके बराबर होगा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये बनाते कैसे लेयर सबसे पहले हम किसी भी जो पात्र बर्तन है उसमें वाटर लेकर उस पर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़कते हैं। उसके ऊपर हम ये जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ है इसकी कुछ ड्रॉप डालते हैं। सपोज करो हमने n ड्रॉप डाली है। जब हम इस पर ये एल्कोहलिक सॉल्यूशन है ओलिक एसिड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन की n ड्रॉप इस पर डालने पर वो दिख जाएगा वाटर के ऊपर कि पूरी जगह आपकी लेयर फैल गई नहीं फैल गई। ठीक n ड्रॉप डालने पर माना मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बन गई। ठीक और माना 1 ड्रॉप है उसका वॉल्यूम है v तो आपकी n ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा n ड्रॉप वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप इज इक्वल टू nv। तो आपने टोटल कितना वॉल्यूम ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर nv। लेकिन हमें पता है कि इसमें ओलिक एसिड कितना है जो अल्कोहल है अल्कोहल वाटर में चला जाएगा और लेयर किसकी बनेगी ओनली ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की। तो जो ये लेयर है इस लेयर का वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लेयर ऑफ ओलिक एसिड तो उसकी हो जाएगा NV/20/20 क्योंकि जो हमने जो सॉल्यूशन डाला है उसका 1/20/20 ओलिक एसिड है। बाकी तो सब क्या था अल्कोहल और अल्कोहल कहाँ चला गया वाटर में। तो जो आपकी ये लेयर है इसका वॉल्यूम कितना आया NV/20/20। लेकिन जो आपकी ये एक लेयर बनी है इस लेयर का वॉल्यूम मैथमेटिकल हिसाब से क्या होगा यदि आपका एरिया कितना है इसका A और थिकनेस कितनी है T। तो आप देखिए हमने पढ़ा है सिलेंडर जो आपका होता है ये सिलेंडर आपने खूब पढ़ा टेंथ में ये πr² इसका क्या है एरिया h क्या इसकी हाइट तो इसका वॉल्यूम क्या होता है πr²h। तो हमारी जो लेयर बनी है उसका ये एरिया कितना है A और उसकी थिकनेस कितनी है T। तो इस हिसाब से क्या हो गया A × T। तो बताइए जो आपकी लेयर है उसका आपका वॉल्यूम कितना आया A × T। तो A × T इक्वल टू
NV अपॉन 20/20। ठीक, अब ये हम चूंकि हमारा जो बर्तन है उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं। एन हमें पता है कितनी ड्रॉप डाली है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमें पता है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा NV अपॉन 20/20 इंटू A। ये सारी चीजें हमें पता है और इन सारी चीजों की वैल्यू इसमें हम पुट करें तो जो T की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, वो आ जाएगा डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक, तो इस फॉर्मूले के द्वारा ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर जब मेजर किया गया तो कितना आया 10⁻⁹ मीटर के अप्रोक्सीमेट आ गया। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के डायमीटर का क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। देखिए हमने एक वॉल्यूम ये और वो वॉल्यूम इस तरह से दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे, उससे हमारे पास T की वैल्यू आ गई। तो क्या है T की वैल्यू, T इक्वल टू NV अपॉन 20/20 इंटू 20 इंटू A। व्हाट इज N? N इज द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, V इज द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, A इज द एरिया ऑफ लेयर एंड T इज द थिकनेस ऑफ लेयर। ठीक, इसके आगे चलते हैं फिर हम। अब है आपका रेंज ऑफ लेंथ। कि हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आपकी कितनी छोटी लेंथ से और कितनी बड़ी लेंथ तक हम मेजर कर सकते हैं फिजिक्स में। तो देखिए बच्चों, मिनिमम जो लेंथ है साइज ऑफ न्यूक्लियस तक मेजर कर सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर, और मैक्सिमम लेंथ जो मेजर की जाती है ये यूनिवर्स कितना बड़ा है तो डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ठीक, वो कितनी है 10⁻26 मीटर। तो ये जो बड़ी से बड़ी लेंथ है जो मेजर की जा सकती है, और ये स्मॉलेस्ट आपकी जो क्या डिस्टेंस है या वो जो लेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या रहेगी रेंज ऑफ लेंथ। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। तो कितना स्मॉलेस्ट मास मेजर कर सकते हैं, हमारी जो न्यूक्लियस, वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपके न्यूक्लियस में जो लाइट पार्टिकल है वो क्या है इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको मेजर किया जा चुका है, इसको भी अप्रोक्सीमेट 10 ले लें तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 10⁻⁻30 kg ऑर्डर में हम मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि सब इतना छोटा मास कैसे मेजर किया। इसका मास मेजर किया सकता है इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। किससे, मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन है इसको मूव कराते हैं और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो जिसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, ट्रेजेक्ट्री में जिस पाथ पर वो चलता है वो पाथ है वो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल के मास पर। आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा किसी भी चार्ज पार्टिकल का हम मास कैसे मेजर करेंगे। तो किससे मेजर करेंगे, मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा। उसमें चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो डिपेंड करती है उसके मास पर। उसके अलावा देखो हम बड़े मासेज कैसे मेजर करते हैं। सपोज करें हमने पढ़ा था कि हमें मून का मास मेजर करना है, तो सबसे पहले हम उसकी साइज को मेजर करेंगे पैरेलैक्स मेथड के द्वारा, उसका डायमीटर लेंगे और जब डायमीटर आ गया तो उसकी रेडियस आ जाएगी, और जब रेडियस आ गई तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मून का वॉल्यूम निकाल लिया। अब मून से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसके आधार पर वहाँ क्या क्या एलिमेंट हैं, ठीक, उनका पता लगा के उसकी डेंसिटी का पता लगाएंगे और डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके उसके मास को मेजर कर लेंगे। तो मास ऑफ मून, आपका मास ऑफ मून, उसका एस्टिमेशन कितना आता है, उसका आता है अप्रोक्सीमेट 10⁻23 kg। तो आपका मून का मास किस ऑर्डर में है, 10⁻23 kg में। सर अर्थ का मास ऑफ अर्थ
हमारी जो अर्थ का मास है वो 10 की पावर 25 kg ऑर्डर में है। एग्जैक्ट होता है 6 × 10 की पावर 24 kg। लेकिन यदि ये डिजिट है आपकी 5 से बड़ी हो तो यहाँ एक पावर बढ़ा देते हैं, इसलिए ऑर्डर ले अप्रोक्सीमेटली तो 10 की पावर 25 लिखा जाएगा। ठीक, मास ऑफ सन कितना होगा? मास ऑफ सन वो होता है आपका 10 की पावर 30 kg। जो हम लिखते हैं वो मास, तो मास ऑफ सन होता है 2 × 10 की पावर 30 kg। तो रेंज कितनी आई? 30 kg, क्योंकि 5 से छोटा देंगे। तो मास ऑफ सन किस ऑर्डर में? 10 की पावर 30 kg। हमारी जो गैलेक्सी है जिसे हम आकाशगंगा हिंदी बोलते हैं, उस गैलेक्सी का आपका मास कितना है? जिसमें उसका है आपका 10 की पावर 41 kg। हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, कंप्लीट जो यूनिवर्स है विजिबल, उसका मास है 10 की पावर 55 kg। तो इस तरह से साइंटिफिक मेथडों के द्वारा ये एग्जैक्ट मास नहीं, आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते, और एग्जैक्ट तो कोई चीज़ होगी नहीं। आप छोटा मेजरमेंट करो चाहे बड़ा मेजरमेंट करो, उसमें आपकी एरर रहेगी। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इनके अप्रोक्सीमेट मास है। तो ये किसका है? विजिबल यूनिवर्स मास। ये मास ऑफ आवर गैलेक्सी, ये मास ऑफ सन, ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ मून। तो ये बड़े मासेज हो गए। और स्मॉलेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर 31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10 की पावर -27 kg। ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास। इस तरह से मासेज हो गए जिनका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम टाइम का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये तो एक जनरल नॉलेज के लिए, ये आपको एक सामान्य जानकारी के लिए, इसका कोई समझने से कोई मतलब नहीं है। अब हम अभी जैसे हमने कहा कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या, तो आप कह रहे हो सर बार बार ये अप्रोक्सीमेट है। बिल्कुल सही है, आप कोई भी मेजरमेंट कर सकते हो, वो मेजरमेंट 100% करेक्ट नहीं होगा उसमें, क्योंकि आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। आपको कैसे पॉसिबल नहीं? एरर रहेगी, एरर कम हो सकती है, एरर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो जो मेजरमेंट में जो आपका डिफरेंस रह जाता है एग्जैक्ट मेजरमेंट से, उसको हम बोलते हैं एरर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? आपका एरर का होगा। देखिए बच्चों, जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हमने कहा था एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, उसमें एरर रहेगी। अब दो वर्ड आते हैं मेजरमेंट में, एक होती है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट और एक प्रिसीजन इन मेजरमेंट। हम एक्यूरेसी का उपयोग तो करते हैं, कहीं भी जाएंगे तो एक्यूरेट मेजर करना, एक्यूरेट तोलना। तो एक्यूरेट मीन्स क्या होता है? अब आप फील कर रहे होगे कि एक्यूरेट मीन्स तो सब सही होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, हमारा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितना पास है, तो मेजरमेंट उतना ही आपका क्या कहलाएगा? उतना ही एक्यूरेट कहलाएगा। ठीक, 100% एक्यूरेट तो तब होगा जब उसमें कोई एरर नहीं हो। ठीक, और एक्यूरेट कम है, ज़्यादा एक्यूरेट का मीन्स आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के निकट है। तो क्या है? एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, कितना नजदीक है, वो उसका क्या कहलाएगा? एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन क्या है? कि प्रिसीजन है कि हमने उस मेजरमेंट को किस लिमिट तक मेजर किया है। जैसे हमारे पास लेंथ है तो हमने उसको सेंटीमीटर तक मेजर किया है, या मिलीमीटर तक मेजर किया है, या माइक्रोमीटर तक मेजर किया है, या आपका नैनोमीटर तक मेजर, कितने छोटे लेवल तक हम उसको मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? उसका प्रिसीजन। तो आपके जो ज़्यादा उच्च कोटि के हाई रिजोल्यूशन वाले जो इंस्ट्रूमेंट काम लेंगे तो उसका क्या बढ़ेगा? प्रिसीजन बढ़ेगा। हो सकता है एक्यूरेसी भी बढ़े, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक्यूरेसी बढ़े। एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास लेंथ है, उसकी ट्रू वैल्यू है उसकी माना 4.293 सेंटीमीटर। ये कोई लेंथ है जिसकी ट्रू वैल्यू है। अब हम इसको मीटर स्केल
जिसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। इसका जो लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ तक, पॉइंट के बाद 1 सेंटीमीटर तक ही मेजर करेगा। तो इससे मेजर किया तो इसका मेजरमेंट उसने बताया 4.2 सेंटीमीटर। लेकिन इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, उसका लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर करेगा। तो इसके द्वारा आपने मेजर किया तो आ गया 4.17 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप कह रहे होगे कि साहब ये जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये तो और भी कम माप रहा है, डिफरेंस ज्यादा है। इसका डिफरेंस लो तो ज्यादा आएगा, इसका डिफरेंस लो तो कम आएगा। तो ये मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है लेकिन कम प्रिसीजन, मोर एक्यूरेट लेस प्रिसीजन, क्योंकि डेसिमल के 1 प्लेस तक ही मेजरमेंट है। तो ये मेजरमेंट क्या कहलाएगा, मोर एक्यूरेट और लेस प्रिसीजन। और ये मेजरमेंट क्या कहलाएगा, मोर प्रिसीजन और लेस एक्यूरेट। ठीक, तो एक्यूरेसी का मतलब डेसिमल के कितने प्लेस तक मेजर कर रहे हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका मोर प्रिसीजन है वो मोर एक्यूरेट भी हो। हमारी कोशिश तो यही होती है जो इंस्ट्रूमेंट, अच्छे इंस्ट्रूमेंट से, कि वो मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसीजन हो। ठीक, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये है बच्चों एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट और प्रिसीजन इन मेजरमेंट। ठीक, इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें टॉपिक होगा एरर इन मेजरमेंट। थैंक यू।